नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामबाबू शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ आचार्य यूनिट हेड जैक्लिन अस्पताल में बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। आप राजस्थान भर में प्रसिद्ध हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जो शुरुआती जीवन है, बचपन में एक छोटे से गाँव को बिलॉन्ग करता हूँ, जी, जहाँ आज भी कोई बस नहीं जाती, कोई ट्रेन नहीं जाती। यदि आज भी मुझे मेरे गाँव जाना होगा, तो या तो कोई मोटरसाइकिल लेके आएगा या कोई ट्रैक्टर लेके आएगा या फिर मैं पैदल ही अपना सामान उठा के कोई मदद के लिए आ सकते हैं परिवार के जन। तो वहाँ मेरा बचपन बीता ग्रामीण परिवेश के अंदर। जी, हम 7 भाई-बहन थे और हमारे पिताजी और 5 भाई थे। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरा जो है पूरा बचपन जॉइंट फैमिली में ही बीता। जी। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? शिक्षा के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। शिक्षा के बारे में ये है कि जो प्राथमिक स्तर की और मिडिल स्कूल तक मैं गाँव में ही पढ़ा। जी, फिर हमारे गाँव के अंदर आगे साइंस सब्जेक्ट नहीं होने के कारण मैं जयपुर आ गया था 9th में, और यहाँ मेरे चाचा जी रहते थे, अभी भी रहते हैं। उनके पास मैं रहने लगा था और दरबार स्कूल में जो पहले हुआ करती थी, आजकल नहीं है, जी, 5 बत्ती चाचा जी किराए से रहते थे खजाने वालों के रास्ते में, जी, और वहीं पास में दरबार स्कूल पढ़ती थी, तो उसके अंदर एडमिशन ले लिया था। और मुझे चिकित्सक बनने का बहुत वो था, तो साइंस बायोलॉजी ऑप्ट करी जी। और उसके बाद फिर चलते रहे आगे। हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। हायर एजुकेशन का ऐसा है कि 9th मैंने दरबार स्कूल से की, तो उसमें एक उल्लेखनीय चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं गाँव से दरबार स्कूल आया, तो दरबार स्कूल में ए से लेकर यू तक सेक्शन थे। हालाँकि मैं मेरे गाँव के मिडिल स्कूल का टॉपर था, जी, करीब 81% नंबर थे मेरे उस टाइम। बहुत बढ़िया। पर जब ए से यू तक थे, तो मेरी उसमें सेकंड रैंक आई थी स्कूल में, और जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी वो भी मेरे मित्र हैं, इंजीनियर हैं, रिटायर हो गए। उनकी फर्स्ट, वो मैथ्स के थे, जी, और मेरी सेकंड रैंक भी किस तरह से आई थी कि मैंने 80 नंबर का एक टेस्ट नहीं दिया था, गाँव चले गया था, बीमार हो गया था, और मेरे से उसके एक ही नंबर ज़्यादा था। तो वो मेरे से मिलने आया और उसने कहा, भी एक्चुअल जो है टॉपर तो आप हो, बिल्कुल। आपने तो पूरा 80 नंबर का नहीं दिया और मैं तो एक ही नंबर ज़्यादा है, तो मैं देखने आया हूँ आपको कि वो कौन सा लड़का है कौन है? जो बायोलॉजी होते हुए भी मतलब मैथ्स वालों को पीछे छोड़ के आगे जाता है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं केवल गाँव के स्कूल तक ही अपना प्रतिभा का आकलन नहीं करूँ, मैं कोई शायद राज्य स्तरीय प्रतिभा हूँ, बहुत और मुझे अपने आप को संवारना चाहिए, और ज़्यादा अध्ययन के प्रति मेरी लगन बढ़ गई बढ़िया, उसके बाद, दरबार स्कूल के बाद। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद? उसके बाद दरबार स्कूल में एक दिन हमारे अध्यापकों ने कहा कि भाई कोई टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, चलो तुम बैठ जाओ। हमें पता नहीं था क्या टेस्ट हो रहा है। जी, वो टेस्ट था राजस्थान स्तर पर प्रतिभाओं के सिलेक्शन का। बहुत तो बढ़िया। उसमें ये था कि हर स्कूल से 2 विद्यार्थी लेने थे, और जयपुर शहर से टोटल 4 ही विद्यार्थी लेने थे, 4 या 6 लेने होंगे। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद राज्य सरकार के खर्चे पर हमें अजमेर जो है डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में 1 महीने का कैंप रखा, जिसमें सभी खाने पीने की सुविधाएं, और हमको तैयार किया जा रहा था राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए, बहुत कि जिससे राजस्थान के बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। और इसी सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि मैं जो है उसी वक्त जब वहाँ तैयार किए जा रहे थे, तो मेरा राष्ट्रीय स्तर पर एनटीएस अवार्ड के लिए सिलेक्शन हो गया था, और 36वीं रैंक आई थी मेरी राष्ट्रीय स्तर बहुत पर। बढ़िया। और उसका मुझे लाभ ये मिला कि मुझे फाइनेंशियल मदद बहुत मिली, आर्थिक रूप से, क्योंकि साधारण परिवार से थे, तो उन दिनों 250 रुपये स्कॉलरशिप मिला करती थी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत 250 रुपये। सही बात। तो उसके चलते प्लस कुछ बुक ग्रांट मिलती थी, ऐसे करके मेरे को जो है आत्मविश्वास बढ़ता गया, और फाइनेंशियली हमारे परिवार के ऊपर बर्डन खत्म होता गया। तो 10वीं 11वीं क्लास से ही मैं एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था फाइनेंशियली। बहुत बढ़िया बात है सर। और उसके बाद मेरी बोर्ड में मेरिट में आया था, राजस्थान बोर्ड में 10th में भी आया और 11th में भी आया। और उसमें एक खूबसूरत बात ये थी कि बायोलॉजी सेक्शन में मैं फर्स्ट आया।
वो मेरे से ऊपर 4 बच्चे मैथमेटिक्स के थे, तो राजस्थान में हमेशा बायोलॉजी में फर्स्ट आया। तो वो एक और प्रेरणा हमको आगे मिलती गई। और फिर मुझे लगा जैसे सिकंदर को लगता है ना, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, मुझे लगा मैं तो गांव से आया और यहाँ छा गया हूँ और अब मुझे ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे से आगे चलते फिर आगे से आगे ऐसे चले कि फर्स्ट ईयर में महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरा फर्स्ट एडमिशन, द फर्स्ट मेरिट पे एडमिशन हुआ था महाराजा में। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी मैथ्स में यूनिवर्सिटी टॉप की थी, रैंक 1। ये कब की बात है? ये है सन 76, नहीं 76 नहीं, सॉरी, ये है सन 78 की बात। ओके। तो फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की तो मुझे पता था कि PMT में तो हो ही जाएगा, क्योंकि महाराजा से उन दिनों 550 में से 100-125 बच्चे सेलेक्ट होते थे। मुझे पता था कि जब 100-125 होंगे तो अपना तो सिलेक्शन होगा ही। मेरा मन ये था कि ऊंची से ऊंची मेरिट लाऊं मैं, और उसमें मैं सफल भी हो पाया। और उसके कारण बिना कोई सिफारिश से मुझे SMS मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया मेरिट के बेस पे। बहुत बढ़िया। उसके बाद की कहानी ये है कि जब SMS में फर्स्ट ईयर में आए तो सेंट जेवियर्स और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का बड़ा दबदबा था जी। और मेडिकल कॉलेज में वही टॉप किया करते थे, उनके सीनियर्स उनको सपोर्ट करते थे। गांव के बच्चे जनरली टॉप नहीं करते थे, वो थोड़ा पीछे रहते थे पढ़ने में, इंग्लिश मीडियम की वजह से। पर मैं पूरी तरह तैयार था, मुस्तैद था। मैंने मेरी फर्स्ट ईयर भी इंग्लिश मीडियम में की, चला के 11वीं तक हिंदी मीडियम में। अपने स्व प्रेरणा से मैंने फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया, और जो हमारे साथी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे उन्होंने हिंदी मीडियम में PMT दी, और मैं हिंदी मीडियम का था तो मैंने इंग्लिश मीडियम में PMT दी। और फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज आया तो टू माई सरप्राइज वहाँ मेरी जो है फर्स्ट रैंक आई, एक बड़े गैप के साथ। मतलब मेरे बाद सेकंड रैंक में बहुत गैप था, काफी डिफरेंट। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो यहाँ भी ठीक कर रहा हूँ तो आगे अच्छा चल पड़ा। और फिर अल्टीमेटली SMS मेडिकल कॉलेज में MBBS टॉप की, रैंक 1 पे। और उन दिनों प्री PG एग्जाम नहीं होते थे, MBBS की मेरिट से ही उन दिनों बच्चों के स्पेशलिस्ट की मेरिट सबसे ऊपर जाती थी। तो मैंने ये विषय चुना, बच्चा रोग विशेषज्ञ। और फिर यहाँ गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, यहाँ भी MD में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसी के आधार पर मेरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में जल्दी सिलेक्शन हो गया था। बहुत बढ़िया बात। शुरू में मैं चिकित्सा अधिकारी रहा छोटे गांव के अंदर, आजकल तो उप तहसील हो गई है वो। उसके बाद वहाँ काम किया और फिर एग्जाम दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बहुत बढ़िया। सर, आपने किन किन अस्पतालों में अभी तक चिकित्सा सेवाएं दी है? मैंने शुरुआती दिनों में जब मैं पढ़ता था तभी एक कोई डायरेक्ट इंटरव्यू से चिकित्सा अधिकारी का सिलेक्शन हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो मैंने एक सेफ्टी के हिसाब से दिया था कि मैं जो है एग्जाम MD करने के बाद घर पे बेरोजगार नहीं बैठा रहूं। तो उस संदर्भ में मेरी पोस्टिंग गुजरात में जामनगर रही, पर उसी दौरान मेरा यहाँ भी सिलेक्शन हो गया था राजस्थान में। तो बस टाइम पास करने के लिए भाई कुछ अनुभव ही होगा, मैं गुजरात में रहा 2-1 महीने, फिर राजस्थान स्टेट में पहले से ही सिलेक्शन हो रखा था पर उस पर स्टे आ गया। स्टे आने के कारण मैं वहाँ भी छोड़ के आ गया कॉन्फिडेंस में, और यहाँ स्टे आ गया था। तो फिर मैंने दुर्लभ जी हॉस्पिटल में कुछ दिन काम किया, और मैंने 2 महीने बाद फिर यहाँ के भी ऑर्डर आ गए थे। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सीकर जिले में पाटन नामक अब उप तहसील है, गाँव था, वहाँ नया नया रेफरल हॉस्पिटल बना था। पहले सिंगल डॉक्टर पोस्ट थी, फिर हमारी 5 डॉक्टर्स की पोस्ट थी। तो उसमें जो नया हॉस्पिटल बना था तो उसमें मेरी पहली पोस्टिंग दूसरे डॉक्टर के रूप में, फिर और भी डॉक्टर लोग आए। वहाँ मैंने सवा साल काम किया, और उसके बाद नीमकत लोगों की डिमांड पे सबने कहा कि भाई इतने अच्छे डॉक्टर हैं और बच्चों के तो है ही नहीं, तो नेता लोगों ने भी कहा कि आप तो सेंटर में आओ नीमका थाना, जिससे पूरे इलाके के लोगों को। फिर मैं नीमका थाना रहा, और फिर वहाँ से ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम दिया, और उसमें मेरी राजस्थान में फर्स्ट रैंक आई थी वहाँ भी, बिना किसी सिफारिश के, कोई थी नहीं गांव में। पिताजी 8वीं पास थे, उन्होंने अपना जीवन एक मैसन वर्कर, कारीगर, पत्थर के कारीगर, मकान बनाने वाले कारीगर के रूप में 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। माताजी निरक्षर थी, पर वो दोनों ही अपने हिसाब से बहुत
मैं सोचता हूँ बहुत इंटेलिजेंट थे। बिल्कुल, जब भी आप हाँ, क्योंकि वो पढ़ाई चाहे उनको अवसर नहीं मिला हो, लेकिन हमारी माताजी उस टाइम भी मतलब गाँव के अंदर हर चीज़ लेडीज़ को सिखाना, अचार कैसे बनाना है, स्वेटर कैसे बुनना है, जी, मतलब वो एक फेमस थी जीजी के रूप में, पूरे गाँव 2-3 गाँव की जीजी थी। जी, जी, बना के। तो शी यूज्ड टू लाइक सॉर्ट ऑफ लीडर। और फादर साहब भी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रहे। फाइनेंशियली भले ही नहीं हो, पर जी, फाइनेंशियली ठीक थी कंडीशन, एकदम गरीब जैसी नहीं थी, पर गाँव के हिसाब से थोड़ी ठीक थी। बिल्कुल, और पिताजी फिर बाद में मेरे जन्म पे उन्होंने किराए से दुकान लेके और अपने आयरन और टिम्बर की दुकान मेरे जन्म पे शुरू की थी। बहुत बढ़िया। छोटी एक दुकान गाँव के साथ। जी, जैसा कि अपन बात कर रहे थे अभी पाटन के बाद में आपने जॉइन किया नीम का थाना, जी। उसके बाद कहाँ-कहाँ अपन उसके बाद मेरी जो फर्स्ट रैंक आई, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं आपसे शेयर करना जी, चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट रैंक आई तो मैं बड़ा उत्साहित था, क्योंकि मैं एसएमएस से ही पढ़ा हुआ था और यहीं जो है टीचर बनने की, मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे बाद जो सेकंड रैंक आई थी वो एक हमारी कलीग भी है अभी, डॉक्टर कुसुम देवपुरा, और देवपुरा साहब की डॉटर थी। देवपुरा साहब उन दिनों एक्टिंग सीएम थे। अच्छा, तो उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, मतलब मेरा ओरिजिनल ऑर्डर जयपुर का था, जी, लेकिन मैं सीएमएचओ सीकर से जब तक रिलीव होकर यहाँ आया बड़े उत्साह से ज्वाइन करने, तो मेरे को जोधपुर के ऑर्डर तैयार मिले। तो कुछ लोगों ने कहा कोर्ट केस कर दो, फिर मैंने कहा सीएम से अपन जीत तो सकते नहीं है, तो फिर मैं जोधपुर चले गया। नीम का थाना के बाद जोधपुर की पोस्टिंग हुई, वहाँ कितने टाइम आपने वहाँ लंबे टाइम रहा मैं, वहाँ पर करीब 14.5 साल जोधपुर में मैंने काम जोधपुर किया। वहाँ अच्छा नाम हो गया था और पूरे शहर में, और अच्छे टीचर के रूप में हो गए थे। जी, लेकिन फिर बच्चों की एजुकेशन एक तो बड़ा मुद्दा था। जी, जोधपुर हमारे 2 बड़ी बेटियां, एक बेटा है छोटा। तो ऐसा लगने लगा था कि अब वो टाइम नहीं रहे थे जब अपन अपनी बच्चियों को किसी रिश्तेदार के घर 2, 4, 5 साल रख सके। जी, समय के अनुसार बदलाव आ रहा था, तो एक चिंता सी हो गई थी कि यहाँ कोई बहुत अच्छी कॉलेज नहीं है बच्चियों के लिए, जी, और अपने को इस हिसाब से जयपुर चलना चाहिए। तो सबका किसी का सहयोग मिला और मेरा जयपुर स्थानांतरण करवा लिया। फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी का भी, उनका भी फिर जोधपुर मेडिकल कॉलेज में हो गया था। जी, वो भी एक एग्जाम पास करके आ गई थी। फिर वो भी थोड़े दिन 5-6 महीने बाद उनका भी जयपुर स्थानांतरण करवाने में मैं सफल रहा। और उसका हमको जो लाभ ये हुआ, हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, तो सब लोगों ने कहा डॉक्टर साहब अब तो लाइनें लगने लगी है, अब तो टोकन बढ़ने लगे, आपका क्या दिमाग खराब हो गया जो आप सबको छोड़ के जयपुर जा रहे हो। जी, मकान भी बना लिया था जोधपुर में, जी, मतलब एक अलग तरीके का डिसीजन था। हाँ, जनरली डॉक्टर्स जो है जगह नहीं छोड़ते हैं, एक बार प्रैक्टिस अच्छी जम जाती है तो काफी लोगों ने तो आत्मघाती कहा, किसी ने कुछ कहा। तो हमारी योजना ये थी कि बच्चियों को अच्छी शिक्षा दिलवानी है, जी, तो हम जयपुर शिफ्ट हुए। फर्स्ट थिंग वाज कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो। उसके अलावा मेरे गांव से बड़ा शहर यही पास पड़ता है, वहाँ जोधपुर में संपर्क सही टूट गया था। जी, तो रिश्तेदारी में आना जाना और परिवारजनों से, रिश्तेदारों से एक अपनत्व, और उस हिसाब से, और मेरा जयपुर की पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड भी था, जी, ये सब सोचते हम लोगों ने हिम्मत करके जयपुर हम शिफ्ट हो गए 2007 में। टीचर्स डे पर 5 सितंबर 2007 पर हम यहाँ आ गए थे। बहुत बढ़िया, और उसके बाद टू माई सरप्राइज कि जब सब कुछ छोड़ के यहाँ आए तो बेटियों ने कहा नहीं पापा हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तब बड़ा लगा अजीब कि तुम जोधपुर से चले जाते दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना था तो। सही बात है, पर फिर बच्चों की जिद थी और प्रतिभाशाली थी, तो जी, फिर हम दोनों बेटियां दिल्ली पढ़ने गई। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो आरएएस का रिजल्ट आया, तो वो जो पूरी तपस्या थी जी, उसका फल भगवान ने फिर उनके रूप में दे दिया कि दोनों का प्रथम प्रयास में बिल्कुल। जनरल मेरिट लिस्ट में आरएएस में सिलेक्शन हो गया। बहुत-बहुत बधाई हो आपको। अभी अपन धन्यवाद। परिवार की बात अभी करते हैं, उससे जी, पहले जी। अपन लेते हैं कि अपने जो चिकित्सा सेवा में अपनी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है, उसके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ? चिकित्सा सेवा में ये था कि एक बहुत अच्छे, यदि आप मेरे स्टूडेंट्स से पूछेंगे जो गांव में है या शहरों में है, जी, जिनको मैंने पढ़ाया, तो उनके बीच में एक इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि यदि हमें बच्चों के बारे में, रोगों के बारे में सीखना है तो रामबाबू सर के अंडर में जाना है।
क्योंकि रामबाबू सर थोड़ा डांटेंगे लेकिन वो इतना सिखाएंगे कि आप जीवन भर अपना सफल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी सारा। तो एक अच्छे टीचर के रूप में, और काफ़ी शोध पत्र भी प्रकाशित किए, रिसर्च भी बहुत की, स्टूडेंट्स का भी सहयोग रहा उसमें, साथियों का भी सहयोग रहा, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जर्नल्स में काफ़ी शोध पत्र प्रकाशित हुए प्रतिष्ठित जर्नलों में। वो एक संतोष देता है आपके एकेडमिक उसको। और यहाँ उसके बाद फिर मैं, पहले जो है बच्चों में कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं होती थी, लाइक बच्चों के डॉक्टर होते थे बस। अब पिछले दिनों से थोड़ा हर बच्चों में भी वही हो गया कि बच्चों में हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है, बच्चों में ब्रेन स्पेशलिस्ट कौन है, बच्चों के अंदर एंडोक्राइन का स्पेशलिस्ट कौन है। तो मैंने निर्णय किया कि मुझे जो है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में कुछ करना चाहिए। तो फिर जयपुर रहते हुए यहाँ से दिल्ली एम्स में ट्रेनिंग के लिए गया। वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जनरल तो हुई, वो तो पूरा टाइम कर ही रहे थे, पर अब विशेष तौर से पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और गवर्नमेंट सेक्टर में पूरे राजस्थान में मैं अकेला पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसका मुझे लाभ ये हो रहा है कि पूरे राजस्थान, यूपी, बरेली, हाथरस, मेरठ, आगरा, हरियाणा, वहाँ से इस चीज के लिए विशेष तौर से आते हैं, खास तौर से बच्चों की हार्ट की जांच के लिए, कि एक बार रामबाबू सर से जांच करा लो तो मतलब ये फाइनल वर्ड होगा। बिल्कुल सही। तो वो एक अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन बहुत देता है कि भाई चलो अपन कुछ कर पाए। बहुत बड़ी बात। हाँ, जब मेरे कलीग्स के बीच में या आप SMS मेडिकल का जेकेलॉन में पूछोगे ना, तो वो कहेंगे कि सर आपको क्या नहीं आता, आप संस्कृत के श्लोक बोलते हो फ्लुएंट, आप हिंदी अच्छी लिखते हो, आपकी इंग्लिश भी सबसे अच्छी है। तो एक भाषा के प्रति एक आकर्षण रहा मेरे को हमेशा। तो उसी के चलते एक तरह से अभिरुचि या हॉबी कह सकते हो, वो डेवलप हुई और छोटे मोटे लेख पत्रिकाओं में लिखने लगा। मेडिकल रिलेटेड लेख भी लिखे जो कई बार पत्रिका, दैनिक भास्कर, लोकल अखबारों में भी छपे। और हमारे जो कॉलेज मैगजीन निकलती है उसमें भी एडिटर रहा और वहाँ भी लेख वगैरह। कविताएं मैं लिख लेता हूँ और कहानियां कम लिखी है, लेख ज्यादा लिखे हैं। तो उस हिसाब से साहित्यिक अभिरुचि भी बहुत ज्यादा है हिंदी साहित्य के प्रति। तो वो थोड़ा बहुत आप लोग देखते होंगे कभी कभार, कहीं कहीं कुछ लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ। तो वो एक हॉबी है, क्योंकि और कोई हॉबी मेरी है नहीं, सिर्फ मरीज देखना और अपना काम करना, अन्य कोई वो है डाइवर्जन। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि चिकित्सा सेवा में जो आपके यादगार पल रहे हैं, जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, उसके बारे में आप बताइए। चिकित्सा सेवा से रिलेटेड यही बात है कि बहुत, जब मैं यंग था तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन रहता था मरीजों के प्रति। जब निकले थे, एक युवा थे, एक अभिरुचि थी, तो मैं रात भर मरीजों के पास बैठ जाता था। तो बहुत जल्दी ही गांव के अंदर जो है इतना फेमस हो गया था मेरा नाम। तो मुझे याद है कि नेता लोग चाहते थे कि मैं सेंटर में जाऊं, छोटे गांव में नहीं रहूं। तो हमारे MLA साहब आए थे एक शादी में उस गांव के अंदर, मैं भी गया था इनवाइटेड। तो लोगों ने उनको घेर लिया और उनको जो है ये स्थिति आ गई, कपड़े फाड़ने की उनकी नौबत आ गई कि डॉक्टर रामबाबू को आप यहाँ से नहीं ले जाओगे, और यहाँ कोई पशु थोड़ी रहते हैं, हम भी इंसान हैं, हमको भी अच्छे डॉक्टर की। तो फिर वो MLA साहब और हम बाद में मिले तो उन्होंने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब इतनी सेवा भी मत करो कि आपका कैरियर ही दांव पे आ जाए, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, यहीं रहना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा था। और उसी दौरान एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, एपिडेमिक फैल गया था उस एरिया के अंदर। तो वहाँ क्या था कि मेरे अलावा मेरा क्षेत्र नहीं था, वो दूसरे PHC का क्षेत्र था, वहाँ के डॉक्टर साहब छुट्टी पे गए हुए थे कहीं। तो वहाँ स्थिति अचानक विस्फोटक हो गई थी, हैजा, उल्टी, दस्त वगैरह काफी ज्यादा फैल गया था। और जब तक मैं मेरे कंपाउंडर को लेके, जो भी हमारे हॉस्पिटल में ड्रिप वगैरह थी उनको लेके जाता, तो वो एक लाइव, कहना चाहिए मुझे, एक्सपीरियंस यंग एज में हुआ। हम घरों में गए, जब तक 2 जनों को दवाई देखे तब तक 4 और बीमार, 4 को देखे तो 8 और बीमार। तो वो एक ऐसा था सिलसिला कि मुझे लगा कि स्थिति विस्फोटक होने वाली है। तो मैं तुरंत, उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, थाने गया, वायरलेस किया, सब जगह कलेक्टर साहब को किया, CMHO किया, SDM साहब को किया कि यहाँ तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई है, आप तुरंत जो है मदद भिजवाओ, टीम भिजवाओ, दवाइयाँ भिजवाओं और ये सब है। तो मेरे कॉल पे अच्छा ये हुआ कि फटाफट जो है टीमें आई और उन्होंने उन दिनों जो है
करीब 600 के ऊपर जो है लोग पीड़ित हुए थे कुछ ही 1-2 दिन के अंतराल में। तो पूरा सिनेरियो ये था कि उसका टीम लीडर मैं था उसको मैनेज करने में, और डॉक्टर्स भी आए बाद में, उन लोगों ने अपना योगदान दिया, स्टाफ ने भी खूब योगदान दिया। तो उसके लिए मुझे जो है जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, तहसील स्तर पर सम्मानित किया गया। और एक इंटरेस्टिंग घटना ये रही कि एक भी डेथ नहीं होने दी और एक भी पेशेंट मैंने वहां से आगे रेफर नहीं किया। बहुत बड़ी बात। न सीकर भेजा न जयपुर भेजा, सारा मैंने वहाँ मेरी टीम के साथ मैनेज किया। उससे प्रशासन और सब लोग जान गए और बहुत मेरे लिए प्रशंसा हुई। और एक दिन मैं जा रहा था तो 2 स्कूल के बच्चे बात कर रहे थे, वो होंगे शायद मिडिल क्लास की लेवल के होंगे जी। तो उनमें से एक दूसरे को कह रहा था राम करे तो या डॉक्टर राम बाबू को भलो हो ही जाए, क्योंकि यदि ये नहीं होते तो 10-20 लोग तो हल्के हो ही जाते गांव में। बहुत बढ़िया। तो वो जब ऐसी बातें कह रहे, उसके आप देखो 2-3 दिन बाद ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर का वो आया एडवर्टाइजमेंट, और मैंने एग्जाम दिया और मेरी रैंक आ गई, मैं गांव से छूट गया, शहरों में आ गया। तो मैं उस घटना को याद करता हूँ कि लोगों की दुआएं, बच्चे किस तरह से बात कर रहे थे, तो वो एक अच्छा अनुभव रहा। तो वो भी था। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग और टीकाकरण, इनमें बहुत अच्छा काम करने के कारण स्टेट लेवल पे भी मुझे सम्मानित किया गया। जोधपुर रहते हुए भी मुझे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था मेरी सेवाओं के लिए। और पहले यंग एज में जोधपुर में सामाजिक संस्थाओं के साथ मैंने बहुत काम किया। मतलब मेरा ओपन ये था कि कोई भी सामाजिक संस्था मुझे कभी भी किसी भी कैंप के लिए, फ्री कैंप के लिए बुलाएगी तो मैं तुरंत हाँ भर देता था, जाता था। वहाँ 2 अनाथ आश्रम थे, एक तो हिंदू समाज का था जो कि एक संस्था द्वारा चलाया जाता है, लवकुश संस्थान, और एक मुस्लिम समाज का यतीम खाना था। वहाँ मैं रेगुलर सेवाएं दिया करता था, हर संडे जाता था और जो भी मेरे पास सैंपल होते थे वो दे देता था और केयर करके आता था। तो उन सभी का शायद प्रतिफल है कि यहाँ तक अपन पहुँच पाए। अच्छी सेवाओं के कारण SMS मेडिकल कॉलेज में भी और इनमें मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने चिकित्सकीय कार्य के अलावा भी अधिकारियों ने दी। जैसे मैं एक अकेला चिकित्सक हूँ SMS मेडिकल कॉलेज का, जो बारी बारी से सभी छात्रावासों का वार्डन रहा हूँ। हमारे 3-4 छात्रावास हैं, बारी बारी से सबका वार्डन रहा और 2 टर्म मुझे चीफ वार्डन की मिली। बहुत बढ़िया। तो ये एक वो देखते हैं भी इनमें प्रशासनिक स्किल है, छात्रों को प्रेरणा दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ये रहा। दूसरी तरफ मैं जेकेलोन का 2 बार RMO रहा। RMO एक सुपरिटेंडेंट के बाद वाली नेक्स्ट पोस्ट होती है। तो 2 टेन्योर में RMO के रूप में काम किया, जहाँ इमरजेंसी मैनेजमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, अचानक कोई बीमारी फैल गई या कोई हादसा हो गया, उन सब चीजों को मैनेज करने में RMO की भूमिका रहती है। तो वो कार्य अच्छे से निभा पाया मैं। ये एक एडिशनल जिम्मेदारी दी गई। उसके बढ़ते बढ़ते फिर स्थिति आ गई कि चीफ वार्डन के बाद मुझे एडिशनल प्रिंसिपल भी बनाया गया और करीब 2.5-3 साल का मैंने SMS में प्रेस्टिजियस कॉलेज में प्रिंसिपल के बाद नंबर 2 पे एडिशनल प्रिंसिपल के रूप में अच्छा कार्य किया। उसके कारण सभी चिकित्सकों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हो गए। आज मेरा कोई भी काम है मेरे रिश्तेदारों का या मित्रों का, वो आराम से करवा पाता हूँ क्योंकि वो कार्यकाल अच्छा था। फिर मुझे गणगौरी अस्पताल के अधीक्षक के रूप में भी नियुक्ति दी गई। वहाँ एक अच्छा कार्यकाल रहा और बाकी तो फिर जो बच्चों का हमारा है चिकित्सक का कार्य वो करते रहते हैं, टीचिंग का कार्य वो करते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा शेयर करें। मैंने जैसे बताया मेरे पिताजी और 5 भाई थे, बड़े बड़े मेरे पिताजी थे। उसके बाद जो है मेरे स्वयं के परिवार के अंदर मैं हूँ, मेरी पत्नी है, वो भी प्रोफेसर है, मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ आचार्य हैं। वो विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अपने एक फिक्स टेन्योर होता है उस टेन्योर के लिए। और एक हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट होती है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं अलग अलग तरह के। उसमें आई टेक्नीशियन भी है, ब्लड टेक्नीशियन भी है, RRC के टेक्नीशियन भी है, हियरिंग वाले टेक्नीशियन भी है। तो करीब 14 कोर्स चलते हैं अलग अलग तरीके के। उसकी वो हेड रही पूरे इंस्टीट्यूट की, आप प्रिंसिपल कह सकते हो उस इंस्टीट्यूट की। वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और वो भी शुरू से प्रतिभाशाली रही। पर जीवन की बिगनिंग में ये हम लोगों ने दोनों ने आपस में विचार विमर्श करके निर्णय किया कि भाई प्रैक्टिस एक ही जना करेगा, वरना तो पारिवारिक लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये मेरी
पत्नी की मतलब कह लीजिए एक तरह से आगे होकर के उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस करिए, मैं जो है सर्विस करके अपने बच्चों को और घर को संभालूंगी। तो उन्होंने बच्चों और घर को संभाला, तो तीनों बच्चे आज अच्छी स्थिति में, और 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटा डॉक्टरी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, फाइनल ईयर में है। अभी 2-3 महीने बाद उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो आगे एमडी या जो भी करेगा। बच्चियों के बारे में आप बताना चाह रहे थे? बच्चियों के बारे में मैं बताऊं कि मुझे याद है कि जब हमारी बच्चियां बहुत छोटी थी, जोधपुर में पढ़ती थी सेंट एनीज स्कूल में, तो उनकी एक टीचर हुआ करती थी। सबसे पहले वो टीचर, मुझे आज भी चेहरा याद आ जाता है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये दोनों बेटियां हैं ना आपकी, मैं तो टीचर हूँ, आप मेरी बात याद रखना, एक दिन आपका नाम रोशन करेंगी। वो बात मुझे याद आती है उनकी। इन्होंने हमेशा अपने स्कूल में, क्लास में अच्छी फर्स्ट सेकंड रैंक आती रही इनकी। और फिर ऐसा था कि इनका मेडिकल में भी सिलेक्शन हो गया था, पर इन्होंने शुरू से कहा था कि पापा हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हम कुछ और करेंगे, अलग करेंगे, हो सकता है हम दूसरे फील्ड में जाएं। तो इनको जैसे मेरा लगाव है, दोनों का लैंग्वेज के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था जी। तो पहले तो हमने प्लान किया था कि भाई इनको इकोनॉमिक्स में बीए कराएंगे जिससे उनका करियर, परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पता चला इनके बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स थी जी। 12th में। तो वहाँ जाके एक नई बात पता चली कि वहाँ इकोनॉमिक्स वो ही ले सकता है जिसके मैथ्स और इकोनॉमिक्स हो 12th में। तो एक झटका था। फिर वहाँ एक लोकल गार्जियन थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, उनसे विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा कि सर वो नहीं मिल रही है इकोनॉमिक्स, तो बेस्ट जो है उसके बाद इंग्लिश रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो फिर दोनों ने इंग्लिश लिटरेचर बीए ऑनर्स किया, और मतलब जो इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है मिरांडा हाउस कॉलेज, उसको बड़ी बेटी ने टॉप किया, उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही। और नंबर 4-5 पे किरोड़ीमल कॉलेज आती है, उससे छोटी वाली ने किया, और उसने भी अपना कॉलेज टॉप किया अपने सब्जेक्ट में। तो उनके मन, हमारे मन में था कि बच्चों ने जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी गए जी। तो परफॉर्मेंस दिखाई, तो हमको लगा बेटा चलो आप करो। फिर इन्होंने एमए किया और साथ साथ में ये परीक्षा देने लगी थी। तो रिसेंटली अभी जो आपने बताया कि आरएएस के लिए, उसके बारे में बता दें। आरएएस के लिए था कि पहले तो इन्होंने एम लिया था यूपीएससी का, आईएएस का, क्योंकि टॉपर थी बड़े कॉलेज की, जी। दिल्ली में माहौल भी होता है। तो इन्होंने बाजीराव इंस्टीट्यूट से दोनों ने अपनी वो करी पढ़ाई, और उसके बाद खुद की पढ़ाई करी। पर यूपीएससी में 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद सफलता नहीं मिली, तो फोकस को चेंज किया कि भाई अभी अपन फिर यूपीएससी छोड़ते हैं, अपन एक बार आरएएस ट्राई करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी और कोई एक जॉब आ जाएगा, फिर वापस से बचे हुए अटेम्प्ट देंगे। ये स्ट्रेटजी हम लोगों की रही, और उसमें इन्होंने प्रथम प्रयास में ही तीनों फेज, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, तीनों फेज क्लियर किए। और चूंकि हमारे क्रीमी लेयर है तो ओबीसी का कोई बेनिफिट उनको था नहीं, तो जनरल में ही उन्होंने फाइट किया और अपना स्थान सुरक्षित किया। अब वो दोबारा विचार कर सकते हैं यूपीएससी देने का कि भाई एक चीज हाथ में है, अब अपन देख लेते हैं, कुछ होता है तो अच्छी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।